नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास शो में हम आपको बताएंगे आपके काम की खबरें, वो खबरें जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरें। और पहली खबर है बैंकों से जुड़ी हुई। एनपीए घटने, कारोबार बढ़ने और बेहतर मार्जिन के दम पर सभी बार है। सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 1.79 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 1.41 लाख करोड़ के रिकॉर्ड मुनाफे से 27% ज्यादा है। रुपए के लिहाज से कुल मुनाफे में से अकेले एसबीआई की हिस्सेदारी 70,901 करोड़ रुपए रही। बैंक ऑफ बड़ौदा 19,581 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर रहा। बैंकों का शुद्ध एनपीए 0.70% से कम है। एकमात्र पंजाब एवं सिंध बैंक का 0.96% है। सबसे कम 0.18% एनपीए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। एसबीआई का 0.47%, यूनियन बैंक का 0.63%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.58% और पीएनबी का 0.40% है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर सालाना राजस्व का 4% स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही प्रति शहरी ग्राहक को 500 रुपए का वार्षिक शुल्क भी देना होगा। ये सिफारिशें एलन मस्क की स्टारलिंक के भारत में आने से पहले की गई हैं। स्टारलिंक को अब ट्राई की सुझाई गई शर्तों के तहत स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा। इसके तहत उसे इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए न्यूनतम 3,500 प्रति मेगाहर्ट्ज का शुल्क देना होगा। ट्राई ने कहा, सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन केवल 5 साल तक होगा, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे नए कर्ज देने का विरोध किया है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्जदार बताते हुए भारत ने कहा कि आईएमएफ से अगर उसे 2.3 अरब डॉलर का नया कर्ज मिलता है तो वो इसका दुरुपयोग आतंकवाद के लिए कर सकता है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर हुए मतदान का भी भारत ने बहिष्कार किया। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि भारत के विरोध के बावजूद आईएमएफ ने 1 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी है। उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनका देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें हर परिस्थिति में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं देने के लिए सतर्क रहने को कहा। बैठक के दौरान उन्होंने बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की अहम भूमिका होती है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग सेवाएं चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, बिना किसी रुकावट और तकनीकी खामी के सुचारू रूप से चलनी चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की बातचीत सफल रही। लगभग 1 दशक बाद ये बातचीत फिर से शुरू हुई है। अधिकारियों का मानना है कि वार्ता के नए दौर से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तेजी आएगी और व्यापार व निवेश के नए द्वार खुलेंगे। सूत्रों ने बताया कि राजधानी दिल्ली में 5 दिनों तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में समझौते के लिए जरूरी आपसी महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड ने 16 मार्च को घोषणा की थी कि वो व्यापक और आर्थिक सहयोग समझौते को फिर से शुरू करेंगे। ये वार्ता सबसे पहले अप्रैल 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन फरवरी 2015 में 10वें दौर के बाद बिना किसी ठोस नतीजे के रुक गई थी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फेसबुक, इंडिया मार्ट और जियो मार्ट जैसे 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उचित फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल यानी ईटीए या लाइसेंसिंग जानकारी के बिना वॉकी टॉकी को नहीं बेच पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर इस तरह की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कहा है। सीसीपीए ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी टॉकी की बिक्री वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरतों या लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्पष्ट जानकारी के बिना की जा रही है। वॉकी टॉकी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग में यह तय नहीं किया गया कि डिवाइस के उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। इस तरह की जानकारी नहीं देने से आम जनता यह सोचती है कि वो स्वतंत्र रूप से वॉकी टॉकी का उपयोग कर सकती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक वायरल मैसेज में यह बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच रैंसमवेयर अटैक के खतरे के चलते भारत में सभी बैंक 2 से 3 दिन तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही मैसेज में यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस वायरल पोस्ट का फैक्ट चेक किया है, जिसके मुताबिक इस दावे को गलत बताया गया है। पीआईबी ने बताया कि भारत सरकार या बैंक द्वारा किसी भी बैंक या एटीएम को बंद रखने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। भारत में सभी एटीएम पहले की तरह काम करते रहेंगे। साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि फेक मैसेज से लोगों को दूर रहना चाहिए। भारत में मानसून इस बार समय से पहले 27 मई को केरल के दक्षिणी तट पर पहुंचने की उम्मीद है। इस बार मानसून का आगमन पिछले 5 वर्षों में सबसे जल्दी होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। अच्छे मानसून से चावल, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के बम्पर पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। भारत की 4 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए मानसून सबसे बड़ा आधार है। देश की लगभग 70% बारिश मानसून में ही होती है, जो खेती और जलाशयों को फिर से भरने के लिए बहुत जरूरी है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचता है और मध्य जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। इस बार आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि मानसून 27 मई को केरल तट पर पहुंचेगा, जिसमें 4 दिन आगे पीछे होने की संभावना है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव का डर अब सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले एसआईपी पर बुरी तरह हावी हो गया है। दिसंबर 2024 के बाद नई एसआईपी खुलने से ज्यादा बंद होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में जहां एक और निवेशकों ने नई एसआईपी खोलना कम किया है, वहीं पुरानी एसआईपी को तेजी से बंद कराना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 में नई खुलने वाली एसआईपी की संख्या 46 लाख रही। वहीं इसकी तुलना में बंद होने वाली एसआईपी की संख्या करीब 3 गुना रही। अप्रैल 2025 में 1,36,99,000 एसआईपी बंद हुई हैं। एक साल पहले अप्रैल 2024 में 63,65,000 नई एसआईपी खुली थी और 33,25,000 एसआईपी बंद हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव रियल एस्टेट सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म एनारॉक के मुताबिक स्टील और सीमेंट जैसी महत्वपूर्ण चीजों की कीमतें बढ़ने से हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में अल्पकालिक अवधि में मांग 5 से 10% तक घट सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव निर्माण गतिविधियों को रोक सकता है और निवेशक आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, जिससे रियल एस्टेट बाजार प्रभावित होगा। एनारॉक ग्रुप के क्षेत्रीय निदेशक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि अगर भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता है तो दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में आवासीय मांग में 5 से 10% तक की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।